अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके हाजिर हैं। आज जो खबरें आपके सामने पेश करेंगे वो ज़्यादातर जो है इंटरनेशनल मंजरनामे से ताल्लुक़ रखती हैं। अमेरिका के हवाले से अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं। हम तो ज़रा खुल के बात करते हैं तो साफ कहेंगे जी, अमेरिका जो कर रहा है वो पूरी दुनिया को समझ में नहीं आ रहा और पूरी दुनिया के साथ वो यूएन को भी समझ में नहीं आ रहा। पहली दफ़ा इस तरह हुआ हिस्ट्री में कि यूएन ने खड़े होकर साफ अमेरिका के खिलाफ बयान देने शुरू कर दिए और आगे से अमेरिका ने भी क्लियर कट कहना शुरू कर दिया कि ये क्या कहना शुरू कर दिया, ये आपको स्टोरी के अंदर बताएंगे। लेकिन आपसी जंग शुरू हो गई है यूएन के अंदर और अमेरिका में, और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि कसम तोड़कर जंग के लिए तैयार बैठा है एक मुल्क, किससे? अमेरिका से। और ये जंग किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकती है क्योंकि दोनों साइडों पे लोहा बहुत गर्म है। ये आपको सिचुएशन बताएंगे कि ये क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि चाइना क्या रोल प्ले करने लगा है। चाइना भी अब धमकी आमेज लहजे के ऊपर आ गया। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अमेरिकी सदर के घर पे हमला हो गया। जी हाँ, जब इस तरह के काम करोगे तो फिर इस तरह की सिचुएशन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक हमला है और अभी तक इसके बारे में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो जानिएगा डिटेल से स्टोरी में। फिर हम आपको ये बताएंगे जी आज के कल हमने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी। चौधरी साहब ने एक वीलॉग किया जिसके अंदर आज वो सारा जाके कवर हो रहा था, बाकी चैनल्स उसे कवर कर रहे थे, लेकिन ये स्टोरी सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंची जिसमें यह बताया गया था कि एक पूरे मॉल को उड़ाने का प्लान था कराची में। उसके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट आई है, वो आपको बताएंगे। इंतहाई खतरनाक प्लान था, कौन सी तंजीम थी जिससे इसका ताल्लुक था, क्या ये करने जा रहे थे, इसकी भी कुछ डिटेल आपको बताएंगे। और फिर आपको ये बताएंगे जी कि मेरे फेवरेट घटिया मोदी जी मिन्नतों पे आ गए, भीख मांगने पे आ गए, अमेरिका से भीख मांग रहे हैं। कांग्रेस डंडा लेके पीछे पड़ चुकी है, लेकिन इस दफा हालात ऐसे जनरेट हो चुके हैं कि इंडिया को समझ नहीं आ रही है, मोदी को समझ नहीं आ रही कि जवाब देना क्या है। हां करता है तब भी फंसता है, ना करता है तब भी फंसता है। तो मोदी के गले में तो फंदा पक्का समझे। तो ये आज की हमारी स्टोरीज होंगी। और एक चीज आपको ये मैं कहता चलूं और बताता चलूं कि जावेद चौधरी साहब के कॉलम जो आप बहुत शौक से पढ़ते हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना जारी रखना चाहते हैं तो JavedCH.com के ऊपर उन्हें पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो सबसे पहले चौधरी साहब को हम वेलकम कहते हैं। और आज मैं कहूंगा कि सीरियस गुफ्तगू से पहले हमें जरा थोड़ी सी वैसे गपशप में भी बात करनी चाहिए अपने नाज़रीन के साथ। तो आज हम गपशप करते हैं। क्या करना चाह रहा मेरे साथ क्या करना चाह रहे हो? कोई अच्छी बातें करें, आप सीरियस बातें स्टार्ट नहीं यार, मैं कभी आपको पता सीरियस नजर ही नहीं आया। मैं कभी सीरियस होता ही नहीं हूँ। मेरे से ज्यादा देर तक सीरियस नहीं रहा जा सकता यार, मुझे पता नहीं क्या मसला है। और यही प्रॉब्लम है, जहां जाता हूँ आधे घंटे बाद बोर होना शुरू हो जाता हूँ और फिर कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसके बाद लोग कहते हैं यार आप तो शक्ल से सीरियस लगते वेल आए इशू की तरफ आए ना कोई। अच्छा जी, नहीं करना चाह रहे जी गपशप, मुंह नहीं लगाते। नहीं आप सवाल कर यार, कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में है। चलो पहला सवाल उसी पे कर दूं। हाँ गपशप करता हूं। चले, मेरा आपसे पहला सवाल ये, आप जब भी किसी पार्टी के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है, ये मेरा अपना जाती ख्याल, आप उसे बैलेंस करते हैं, मतलब अच्छाई भी बताते हैं, बुराई भी बताते हैं, तवाज़ुन रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात साथ झूठ तो क्लियर नजर आ रहा होता है, पोजीशन क्यों नहीं लेते? नहीं, उसकी वजह यह है कि पोजीशन बंदे को गलती के ऊपर लेनी चाहिए, बुराई के ऊपर लेनी चाहिए, इंसान के ऊपर नहीं लेनी चाहिए। मसलन अगर फर्ज करो कि आप चोरी करते हो तो चोरी को बुरा कहना चाहिए, और जब आपको सजा हो जाएगी तो उसके बाद आप एक पवित्र इंसान हो, अब आप एक नॉर्मल इंसान हो। बजाय इसके कि आप एक इम्तिहान में फेल हो गए तो पूरी जिंदगी कहा जाए कि ये है फर्क साहब जो मैट्रिक में फेल हुए थे, ख्वाह बंदा 80 साल का हो जाए। तो इंसान जो है ना वो एक बड़ी चीज है और उसके अंदर तब्दीली क्लियर करते हैं, लगाना शुरू करते हैं, तकलीफ हुई है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि तकलीफ नहीं देनी चाहिए किसी आदमी को भी। दूसरा ये है कि उसकी गलती है, आप मसलन इमरान खान की जो गलती है मैं उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, ओपनली करता हूँ, और उस वक्त करता हूँ जब कोई बंदा नहीं कर रहा था। लिहाजा पहला आदमी था जिसके ऊपर बड़ी गालियों की बौछार हुई है, बर्दाश्त की है। हाँ, लेकिन जो उसका ड्यू रिस्पेक्ट है उसको देनी चाहिए, और जो ड्यू उसकी कामयाबी है उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इंसान जो है ना तवाज़न के साथ चलना चाहिए आगे, बजाय इसके कि आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाए। जब आप एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो फिर मसला खराब होता है। जब आप एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं जो गलत है, इंसान के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियां होती रहती हैं। और इंसान के बारे में कहा जाता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था ना कि मैंने अल्लाह ताला को पहचाना है अपने इरादों के टूटने से। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का इरादा टूट सकता है और वो ज़ाहिर कुदरत की तरफ से होता है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान के अंदर बड़ी तब्दीलियां आती रहती हैं। कल का शैतान आज का इंसान बन जाता है, तो बड़ी बात है ना जी, आप उसको मौका तो दें। कुदरत जो है वो तो हशर के मैदान तक इंसान को बर्दाश्त करेगी, उसको मौका देगी और उसकी गलतियों की इस्लाह करने की उसको गुंजाइश देगी। तो हम क्यों नहीं देते? तो मेरा ख्याल है तवाज़न रहना चाहिए, मौका देना चाहिए लोगों को। तो सब शैतान का तो पता नहीं, इमरान से तो थोड़ी मुश्किल है। चल ले, आप पहली स्टोरी अपनी लेके चलते हैं। अच्छा, एक आपको मजे की बात बताऊं, ये मानेंगे नहीं, अभी नाइम से भी डिस्कस करूंगा। मुझे एक चीज पता चली है, मैं आइंदा कुछ आने वाले दिनों के अंदर इन्हें बनाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा बताएं। बुशरा बीबी ने चौधरी साहब के मुतालिक कुछ कहा था
اور انہوں نے مجھے بار بار کہا تھا یہ بات نہیں کر میں بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ دنوں میں پوچھوں گا ضرور, امید کرتا ہوں کہ مجھے بتا دیں گے. کچھ تو مجھے پتا ہے, شاید یہ ویلاگ پہ بھی بتانے کو تیار ہو جائے. لیکن ابھی جو پہلی ہماری سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے جی کہ یو این میں اور امریکہ میں جو سب لڑائی ہو گئی ہے شدید قسم کی, آپ نے کیا اس سے پہلے کبھی دیکھا اور اس لڑائی کا کوئی نتیجہ ہے؟ اب دیکھیں, ایک تو یو این بڑا کمزور ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں, اور اس کا سب سے بڑا ڈونر جو ہے نا امریکہ ہے. اگر آج امریکہ ڈونیشن دینی بند کر دیتا ہے تو یو این ختم ہو جائے گی. امریکہ اپنے آپ کو ایگزٹ کر لیتا ہے یو این سے تو یہ جو ایک پورا کھیل ہے یہ بگڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا. لہٰذا یو این کبھی بھی امریکہ کے خلاف اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ جس سے اس کی فنڈنگ رک جائے یا امریکہ اپنے آپ کو یو این سے الگ کر لے. ایون یو این کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی امریکہ کے اندر ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ وفاقی گورنمنٹ جو یو ایس کی ہے وہ اگر اپنی زمین واپس لے لیتی ہے تو وہ کہتی ہے جی ہم خالی کریں یہاں سے, تو اس کے بعد یو این کہاں سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ ظاہر کوئی انٹرنیشنل کوئی اس کی زمین تو ہے نہیں کہ کسی نو مینس لینڈ کے اوپر تو نہیں بنا ہوا, نیو یارک کے اندر بنا ہوا, امریکہ کے اندر بنا ہوا ہے, اور امریکن گورنمنٹ کی مدد سے بنا ہوا ہے, وفاقی گورنمنٹ امریکہ کی جو اس نے زمین دی تھی. تو اگر وہی کھینچ لے تو اس کے بعد یو این ختم ہو جائے گا. تو یو این کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جائے گا کہ جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن شروع ہو جاتا ہے. البتہ ڈفرینس آف اوپینین جو وہ ہوتا رہے گا. جیسے اینٹونیو گوتریس جو ان کا تعلق پرتگال کے ساتھ ہے, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, وہ ان کے سیکرٹری جنرل ہیں اس وقت یو این کے, اور ان کا ایک بیان آج پڑھ کے سنایا گیا ہے, اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے زیادتی کی ہے, غلطی کی ہے, بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا اور اس کے اثرات جو دور تک جائیں گے اور خطرات پیدا ہو جائیں گے اس سے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا تو آپ مؤثر طریقے سے اس اعتراض کو سالو کر سکتے تھے, مؤثر طریقے سے بات ہو سکتی تھی, بجائے اس کے کہ آپ اپنی فوج بھیجیں اور وہاں سے ان کا پریزیڈنٹ اور اس کی بیگم کو رات کے وقت اٹھا کے آپ لے آئیں اور اپنی عدالت کے اندر اس کا ٹرائل شروع کر دیں. تو یہ ٹو مچ ہے. تو یو این جو ہے نا اس کی طرف سے بھی یہ آج رد عمل آیا ہے, اور بڑا کلیئر رد عمل ہے, اور صرف یہ یو این کی طرف سے 5-6 بڑے اتحادی ملک جو امریکہ کے ہیں ان کی طرف سے ہے. چائنا, ایون چائنا نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے, اور یہ سیدھی گنڈا گردی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. چائنا پراپر سٹینڈ لے رہا ہے. ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان جاری کیا, اور چائنیز بڑے سوچ سمجھ کے بیان جاری کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھے گا اور طلال چودھری صاحب کی طرح ایک بیان دے کے گھر چلا جائے گا, اس طرح نہیں ممکن. وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور ویل ڈیزائن ان کا ایک بیان ہوتا ہے, بڑا سمجھداری کا والا بیان ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے پوری ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. ایسا ہوتا نہیں. تو اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے کہ انہوں نے سیدھے سیدھا کہہ دیا گنڈا گردی ہے. اور چائنیز جو اپنا مفاد, کیونکہ وہاں پہ وینزویلا میں چائنیز کا مفادات ہیں ان کے, ایک تو بہت زیادہ پیٹرول وہ حاصل کرتے ہیں, اور چائنا جو ہے نا دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرول امپورٹ کرنے والا ملک ہے, کیونکہ ان کی انڈسٹری جو ہے نا پیٹرول سے چلتی ہے. وینزویلا سے سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں. وینزویلا کا سب سے بڑا بائر چائنیز ہے, اور اس کے ساتھ ایران سے سب سے بڑا, اور رشیا سے, اور اس کے ساتھ عرب کنٹریز سے. تو سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ چائنیز کنزیوم کرتے ہیں اور چائنیز خریدتے ہیں. مثلا آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ جو شنگھائی شہر ہے نا اس کے اندر جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ 55,000 میگا واٹ ہے صرف ایک شہر کے اندر. پاکستان 19,000 میگا واٹ یا 20,000 میگا واٹ یا کہتے ہیں 45,000 میگا واٹ ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے. لیکن ہم اگر گرمیوں میں جاتے ہیں تو اگر 25 کو کراس کر لیتے ہیں تو ٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارا سسٹم, جبکہ شنگھائی ایک شہر کے اندر 55,000 میگا واٹ جو بجلی ہے, 56,000 میگا واٹ بجلی ہے وہ استعمال ہوتی ہے, اور اس کو پروڈیوس کرنا پڑتا ہے, اور ظاہر ہے اس کے اندر پیٹرول بھی ایک سورس ہے بہت بڑا. تو اتنی زیادہ کنزمپشن تیل کی جو وہ چائنا کے اندر ہے. اب اگر وینزویلا کا پیٹرول کنٹرول کر لیتا ہے امریکہ اور وہ چائنیز کو پیٹرول نہیں دیتا تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ چائنیز کی جو اکانومی ہے وہ کیسے فلورش کر سکے گی, وہ رک جائے گی. تو چائنیز کو اپنے مفادات کا خیال ہے. دوسرا جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ بہت بڑا فینامنا ہے اس وقت, اور یہ جو ملک ہے اس کے اندر یہ ہیں, مثلا کاپر اس کے اندر بہت زیادہ ہے, اس کے اندر چاندی کا, یہ جتنے ملک جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے ٹرمپ نے کہ جی ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے, وہاں بڑے بڑے سورس ہیں, میٹل سورس ہیں اور ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے اندر, اور وہ چائنیز کو ضرورت ہے. آگے جو ساری گیم ہے وہ ریئر ارتھ منرلز پہ ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر نہ اے آئی چل سکتی ہے, نہ اس کے بغیر یہ کمپیوٹر چل سکتے ہیں, نہ اس کے ساتھ بڑے بڑے سرورز ہیں وہ چل سکتے ہیں. ایون جو موبائل فون ہے آپ کو شاید اس کے اندر ڈیفینیٹلی پتا ہوگا, اس کے اندر 2 چھوٹے سے میگنیٹ ہوتے ہیں. ان میگنیٹس کی وجہ سے یہ سارے جو الیکٹرو میگنیٹ ریز ہیں ان کو یہ کھینچتا ہے اپنی طرف. اگر وہ میگنیٹ خراب ہو جائیں تو موبائل فون یوز لیس ہو جاتا ہے. اچھا وہ بنانا جو ہے نا وہ بھی اس کی ٹیکنالوجی بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ چائنیز کے پاس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آئی فون جو چائنا کے اندر زیادہ بنتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے, را مٹیریل ہے, را مٹیریل کسی اور کے پاس ہے نہیں. تو چائنیز اپنے مفادات کا وہاں پہ خیال رکھیں گے. تو اب یو این کی طرف سے آ گیا, دوسرے لوگوں دوسرے ملکوں کی طرف سے آ گیا, پھر مارکو روبیو جو ہے ان کا بیان آ گیا, انہوں نے کہا جی یہ ڈرگ مافیا تھا اور ہم نے اس کو پکڑا, کیونکہ اگر ہم اس کو نہ پکڑتے تو ڈرگز جو تھی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں, امریکہ کے اندر تباہ و برباد کر دیتا امریکہ کو. اور ساتھ انہوں نے کہا یو این کو کچھ پتا نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ سمپل یہ ہے کہ اغوا برائے آئل ہے, یہ اغوا برائے تیل ہے,
क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े डिपॉजिट्स तेल के हैं, और दूसरा ये अगवा बराए रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं, और सिर्फ ये नहीं, कोलंबिया भी है, उसका क्यूबा भी है, और मुल्क भी है इनके साथ, और उनके ऊपर भी अटैक करेगा। देखिए पूरी बेल्ट है उनके अंदर, और उसके ऊपर ये अटैक करेगा अमेरिका, क्योंकि उन चीजों पे कब्जा करना चाहता है। तो अब डेफिनेटली एक जंग स्टार्ट होगी है यूएन की, लेकिन ये ध्यान में रखो कि यूएन जो है वो इस लेवल तक नहीं जाएगी कि वहां जाके इसको फारग ही कर दिया जाए। तो अगर ये फारग हो गया तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा दुनिया के अंदर, पर इस डिजास्टर के बाद कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सकेगी। ये ध्यान में रखो कि हर जो वर्ल्ड वार हुई है उसके बाद एक बॉडी बनी है, एक बड़ी बॉडी बनी है ताकि अगली जंग से रोका जा सके। इससे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो लीग ऑफ नेशंस बनी थी ताकि जंगों को रोका जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगली जंग बहुत खतरनाक होगी। और उसके बाद फिर अगली जंग हुई, बट जंग खत्म हुई तो लीग ऑफ नेशंस को खत्म करके यूएन बनाई गई, और इसलिए बनाई गई कि सेकंड वर्ल्ड वार जो है ना उसके अंदर एटम बम चल गया। तो अब अगर ये इसको खत्म कर दिया जाता है किसी तरह तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर ये कंट्रोल नहीं हो सकेगा मामला, तो इसका कायम रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, पर यूएन को ये भी तो मसला होगा ना, जैसे भी बाहर से उठा कर ले आए हैं तो अंदर से बंदा उठाना कितना मसला होगा उनके लिए। नहीं ऐसा नहीं है, अगर या तो ये है कि यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा इनको, मसला अमेरिका का निकलता तो खत्म हो जाएगी। चलें, ये जो सब एक लंबी डिबेट है, वैसे तो यूएन वैसे भी लगता है किसी काम की नहीं रहेगी। चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी, कसम तोड़कर अमेरिका से जंग को तैयार है। ये कौन सा मुल्क तैयार है, एक सदर का बयान है, ये डिटेल से जान। ये कोलंबिया के सदर हैं पेट्रो, उनका गुस्ताव पेट्रो जो है, ये इन्होंने कहा, ये पहले फ्रीडम फाइटर होते थे और एक वक्त था, फिर उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि अब मैंने हथियार नहीं उठाने, फिर इन्होंने हथियार फेंक दिए, फिर उसके बाद कभी इन्होंने वेपन को हाथ नहीं लगाया। बड़ा तगड़ा प्रेसिडेंट है, लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, जियाला टाइप आदमी है। तो उसने कह दिया कि मैं अब अगर अमेरिका ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं दोबारा हथियार उठाऊंगा, दोबारा हथियार उठा के मैं अमेरिका का मुकाबला करूंगा। इसने कोई कसम उठाई हुई है कि कसम मैंने नहीं उठाई, उठाना। उसने कहा जी कसम मैं तोड़ने लगा, अब अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इसको खड़का देंगे बकौल उनके, ठीक है। और इसके साथ साथ अब दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोकेन जो है वो बनाने की फैक्ट्री है ये, और ये कोकेन जो अमेरिका के अंदर आके फरोख्त होती है। अब ये कोकेन की वजह ये है कि वहाँ पे कॉफ़ी है, जहाँ पे कॉफ़ी होती है वहाँ उसको कोकीन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट करता है कोलंबिया, क्योंकि उसका वेदर इस टाइप का है, और इस वजह से बल्कि ये होता है जैसे कि आप कॉफ़ी का एक कप पीते हैं ना जी, तो उससे एक एनर्जी मिलती है आपको, किक मिलती है। तो जो कोकेन होती है वो बेसिकली 1000 कॉफ़ी के कपों के बराबर होती है। अच्छा, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एक एटम बम होता है जो इंसान के अंदर फटता है, बकौल जो इनके वो है। दूसरी बड़ी मजेदार आपको बताऊं, ये कोकेन जो है ना, ये बेसिकली दांत के दर्द की दवा थी, ये इसका मिस यूज है, ये उसका मिस यूज है। दांतों में जब दर्द होता था ना, जैसे हम लौंग रख लेते थे, तो ये एक पाउडर था उस जमाने में, और ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करवाते थे। तो वो ये करते थे कि वहाँ पे जहाँ दांत का दर्द होता था उसके ऊपर थोड़ा सा रख देते थे, उसके बाद दांत सुन्न हो जाता था, अच्छा, उसका दर्द खत्म हो जाता था। तो उसके बाद ये फिर इस्तेमाल होने शुरू हुए। फिर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब ये आई ना, तो ये पान के अंदर रख के इस्तेमाल करते थे लोग। और हीरा मंडी वगैरह जो थी ना, सारे जो बाजार हुसन थे, वहां पे जो पान मिलते थे उसके अंदर ये रखी होती थी। अच्छा, और उसको जब ये पान के साथ लोग खाते थे तो उनकी जुबान सूज जाती थी, उन बोला नहीं जाता था उनसे। अच्छा। तो इस टाइप की वाहियात चीज़ है। सूंघने वाला जो प्रोसेस है वो बड़ा लेट है, और डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाके ना, तो ये बिल्कुल एक फ्यूजन सा क्रिएट करती है, अंदर ठा की आवाज़ आती है, तो एक एनर्जी आती है बहुत ज़्यादा। तो उस टाइप की, तो ये बेसिकली क्योंकि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस कर रहा है कोलंबिया कर रहा है, और वहाँ से कॉफ़ी जो है यूरोप के अंदर भी आती है, और इवन अरब मुल्कों के अंदर भी आती है जहाँ से ये कॉफ़ी ईजाद हुई थी। कॉफ़ी वैसे गाँव का नाम है, ये ज़हन में रखो। अच्छा, ये इथोपिया के अंदर गाँव है जहाँ से ये कॉफ़ी स्टार्ट हुई है। ठीक है। और उस जमाने में ये इथोपिया का ये पोर्शन जो था ना यमन के अंदर था, तो इसको यमन और इथोपिया की पैदावार कहते हैं। लेकिन जबकि ये इथोपिया का है, तो वो काफ़ी उस गाँव का नाम है जहाँ से सबसे पहले ये डिस्कवर की गई। और उसके बाद फिर ये बड़ा अरसा यूरोप के अंदर पाबंदी थी इसके ऊपर। ये तो 1500 में जाके पोप ने इसका एक सिप लेके इसकी इजाज़त दी थी। अच्छा, और फिर ये जो कोकेन है उसकी बाई प्रोडक्ट है, उसके अंदर से निकालते हैं, बनाते हैं, तो वहीं पे ये सारे इसके प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे होता है। लेकिन मसला ये है कि ये सारा काम जो है ना, ये कोकेन या मंशियात रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर इसको रोकना है तो आप जो माफियाज हैं उनको कंट्रोल करें, और जो माफियाज हैं वो अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं। माफियाज को नहीं पकड़ रहे, आप प्रेसिडेंट्स को पकड़ रहे हैं। तो प्रेसिडेंट्स क्या करें, मसलन अगर फर्ज करें कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मसलन हीरोइन है, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आ रही है, तो क्या आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लेंगे? भाई वो माफियाज को खत्म करें, जो बेच रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, जो हुकूमती कंट्रोल में नहीं होता। हाँ, जो ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं वो है, ठीक है। या इसका केमिकल रोकें जो अमेरिका से आता है, जो केमिकल के 3-4 तो मुल्क जो प्रोड्यूस करते हैं इसको। मतलब ये सर बहाने बना रहे हैं। मैं बहाने बना रहा, ये सर बहानेबाजी है उसकी। तो मुझे लगता है कि ये कोलंबियन सदर जो है ना वो भी सीधा हो रहा है, और अगर अमेरिका ने 1-2 और मुल्कों पे इस तरह कब्जा कर लिया या हमला किया तो ये बहुत बड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर इस काम को कंट्रोल करना इतना आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल सही। जो साहब ने बताया कि 1000 कप के बराबर इसके अंदर एनर्जी होती है, इतनी मतलब ये एनर्जी देता है।
आपको बकवास करना करेगा। नहीं, वैसे कह रहा था कि मैंने कहा मोदी गाँव उधर पीता है, करेगा। कप्पों के तरफ दिमाग उड़ा देता है, उड़ चुका है उसका। करेगा। ठीक है, तो ये वाले हालात हैं। अच्छा चलें, जो सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा ये वेनेजुएला के सदर की मौजूदा अभी की सिचुएशन क्या है? अब जो है ना उसको आज कल अदालत में पेश कर दिया गया है और अदालत में पेश किया और उसने कहा कि जी मैं बड़ा ऑनरेबल आदमी हूँ, मैं एक मुल्क का सरबराह हूँ, मेरे ऊपर आप किस किस्म का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ब्रुकलिन के अंदर आफासी एक मरकज है, डिटेंशन सेंटर है। ये जब भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ना तो जेल भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर होता है, वहां रखा जाता है। इवन ये जो इमिग्रेशन होते हैं ना, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको भी डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। तो मुझे अमेरिका के अंदर एक डिटेंशन सेंटर देखने का इत्तेफाक भी हुआ, तो वहां पे बड़े बड़े कैबिन्स बनाए होते हैं, वहां पे उसको बंदे को रखा जाता है। मतलब ये आप एज क्या देखने गए थे? मैं विजिट पे था अमेरिका के। अच्छा। और मुझे उन्होंने दिखाया था जो इमिग्रेशन जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं तो उनको पकड़ के क्या, बल्कि एक उन्होंने अलग सेल बनाया हुआ था तो उसके अंदर एक बंदा था बिल्कुल शीशे के केबिन में। तो मैंने कहा ये क्यों बंद किया हुआ है? उन्होंने कहा जी इसको टीबी है, तो इसलिए हमने इसको दूसरों से अलग रखा हुआ है। तो ये जो है ना अब ब्रुकलिन के अंदर ये हिफाजती मरकज है, तो वहां पे इसको रखा हुआ है। तो अमरीकियों ने आज एहतजाज किया उसके सामने, और ये अच्छी बात है कि अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया हुआ है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो केस है वो बड़ा वैसे मज़ेदार है। मुझे लगता है कि ये जो मामला है ना ये इन्होंने पाकिस्तान से सीखा है कि और डोनाल्ड ट्रंप ने, पाकिस्तान इसका इनका हीरो है और इस टाइप के जो कारनामे हैं ना वो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रियासत है वो बड़ा काम करती है। मसलन चौधरी ज़हूर अलाई साहब के खिलाफ एक केस बनाया गया था भैंस चोरी करने का, और वो भुट्टो साहब के दौर में बना था। भुट्टो साहब जब उनसे नाराज हो गए तो उन्होंने भैंस चोरी का केस उनके ऊपर बना दिया था। और चौधरी साहब कहते थे कि भाई खुदा खौफी करो, केस तो मेरे साथ ठीक बनाओ यार। वो बेइज्जत करने का तरीका होता है। इस तरह फवाद चौधरी के खिलाफ जो केस बना था ना वो सीमेंट की बोरियां चोरी करने का बना था। सीमेंट की बोरियां चोरी करने को, साइकिल चोरी करने और इस टाइप की, खाद की बोरी भी चोरी करने का भी बन गया था इसी टाइप का। तो अब इसमें मंजूर भट्टू जो था उसके बेटे के ऊपर बनाया गया था जी कि इसने सरकारी कैमरा चोरी कर लिया था। जब वो मंजूर भट्टू साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई ना तो उसके बेटे को इस तरह पकड़ लिया था। तो ये रियासत जो है ना किसी को जलील करना चाहे तो ये करती है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये पाकिस्तान से सीखा है और उसने कहा जी मंशियात बेचता है, लिहाजा इसको उठा के ले आते हैं। इससे अगली स्टेज ये थी कि वो कह देता जी ये लोटे चोरी करता, वो पकड़ के। वैसे पाकिस्तान होता है ना, उसके जेब में कुछ 2-4 ग्राम चरस डाल भी देनी थी। हाँ, मुद्दे के साथ पकड़ ली। अच्छा चलें, अब एक स्टोरी आपको बताते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट स्टोरी है और ये इनफैक्ट बड़ी खतरनाक स्टोरी है। चौधरी साहब ने ये ब्रेक की थी, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आई हैं कि कराची के अंदर बहुत बड़ी दहशतगर्दी होने वाली थी, पूरा मॉल उड़ाने के लिए जा रहे थे। ये स्टोरी क्या है ये बताते हैं। अब कल हम इसको बता चुके हैं और ब्रेक हमने की थी कि 2000 kg का मवाद था, बारूद था, और वो ट्रक के अंदर लोड था जिसके अंदर 60 बोरियां बारूद की थी, साथ कोई 5 उसके साथ गैस के सिलेंडर थे, उसके अंदर भी इक्विपमेंट लगा हुआ था। फिर इसके अलावा कोई बारूद की और बोरियां थी और देसी जो बम थे वो भी बने हुए थे। पूरा एक ट्रक था जिसके ऊपर ये लोड कर दिया गया। तो 2000 kg बहुत सामान होता है। और फिर लोगों को पकड़ लिया गया और आज पता ही चला कि ये मजीद ब्रिगेड जो है ना, वो BLA का मजीद ब्रिगेड जो सुसाइड करता है, ये उसका प्लान था। और इसका जो पीछे था, जो मास्टरमाइंड था, वो बशीर ज़ेब है और वो बाहर से इसको ऑपरेट कर रहा था। तो इंडिया से इनको सिग्नल मिल रहे थे और वहां से ये पूरी प्लानिंग की गई थी। डॉल्मन मॉल जो है ना उसको उड़ा देना था इन्होंने। तो अल्लाह ने बड़ा करम किया, बहुत बड़ा मॉल है और उसके अंदर बहुत लोग होते हैं। तो आप ये समझो कि सैकड़ों के हिसाब से लोगों की जानें बची कि उन्होंने पूरा उड़ा देना था। उसके नीचे 2000 ये उसके अंदर ले जाना था इन्होंने नीचे और उसको ब्लास्ट कर देना था, जो एक बहुत बड़ी तबाही थी जिससे कराची बचा है। और भी इस टाइप की अभी वारदातें जो है ना वो हो रही हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल है लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बिला वजह बाहर नहीं निकलना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि कराची जो है ना खास टारगेट है, क्योंकि उसकी वजह ये कि बड़ा शहर है वो। तो अब BLA जो है उसकी कार्रवाइयाँ देखें शहरों तक पहुँच गई। और मैं समझता हूँ जिन पुलिस एहलकारों ने, जिन सीक्रेट एजेंसी के लोगों ने इसको पकड़ा है वो वाकई काबिल तकलीद हैं और उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए। साथ ही और लोग भी गिरफ्तार कर लिए गए जो पकड़े गए ना, ड्राइवर्स वगैरह जो लेके जा रहे थे। तो उसमें से फिर पूरा नेटवर्क पकड़ा गया जिसके अंदर अब खवातीन भी हैं और मुख्तलिफ लोग हैं। अब उनसे मजीद तहकीकात हो रही हैं। और ज्यादा खतरा कराची वाली साइड। बिल्कुल सही। तो ये था जी स्पेशल पैगाम, और ये इस पे आपका अमल करना बहुत जरूरी है। हम आपकी शॉपिंग के बाहर जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोशिश करें कि थोड़ा सा एहतियात या रशी प्लेसेस को इग्नोर करें, एटलीस्ट जब तक आपके इदारे आपको बता नहीं देते कि सिचुएशन बहुत नॉर्मल है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। हमारे घटिया मोदी जी जो हैं वो बड़े परेशान हैं जी। मोदी जी ने की चापलूसी, अमेरिका की चापलूसी गई पकड़ी। अब ये सादा सा मैं जुबान में आपको बता रहा हूं, खबर कुछ और है। और अब जब चापलूसी पकड़ी गई तो अमेरिकी भी उस पर खुश नहीं हुए, उल्टा अंदर वाले भी नाराज हो गए। अब सिचुएशन आपको बताते हैं
कि मोदी के साथ हुआ क्या। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये वैसे बंदे का मजाक करना या उसको बेइज्जत करना उसके एक्सपर्ट हैं। जब ये किसी के खिलाफ हो जाते हैं ना, फिर उसको गाली सी बना देते हैं। तो ये मोदी के क्योंकि खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ हैं, तो अब इन्होंने उसकी छेड़ी बना दी हुई है। तो कल जब ये एयरफोर्स 1 के अंदर थे, वहाँ पे जर्नलिस्ट भी थे, वहाँ पे इनके सेनेटर भी थे, तो वहाँ अचानक इंडिया का जब सवाल हुआ तो उनके साथ एक सेनेटर खड़े थे जिसका नाम लिंडसे ग्राहम है, और प्रेसिडेंट ने उससे कहा कि हाँ वो बताएं आप इंडिया के बारे में ना, वो क्या था ट्रंप ने। तो उसने सेनेटर ने बताया कि ये जो मोदी है वो हमारे साथ मामला को सेटल करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी। उसमें उन्होंने बताया कि जो इंडियन सफीर है उसकी मेरे से मुलाकात हुई और उसने आके मुझे बताया कि जी आप प्रेसिडेंट को समझाएं, और हमने रशिया से पेट्रोल लेना कम कर दिया है, ना होने के बराबर है, हमने वो इनकी बात मान ली हुई है। तो अब ये हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा रहे हैं, उसको कम करवाएं और हमारे मामला ठीक करें। तो उसके बाद फिर लिंडसे ग्राहम ने बताया कि जी जो प्रेसिडेंट ने जो टैरिफ लगाया 25% वो काम कर गया। तो अब जो इंडियंस हैं वो मिन्नतों पे आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि हम मामलात को सेटल करें। तो जब उन्होंने स्टोरी सुना दी तो उसके बाद ज़ाहिर ओपन हो गई। जब ओपन हो गई तो वहाँ पे कांग्रेस जो इंडिया के अंदर है उसने उठा लिया आसमान सर पे, और उसमें उन्होंने कहा जी मोदी साहब जवाब दें ना। एक तरफ आंखें दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को और वो कह रहे हैं कि जी हम झुकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, लेटेंगे नहीं, और दूसरी साइड पे लेटे भी हुए हैं, घबराए भी हुए हैं, तो ये ज़रा जवाब देना। तो वहाँ पे मोदी साहब के लिए खासा मसला बन गया हुआ है। तो ये है शरारत जो उन्होंने ट्रंप की है, क्योंकि वो जब किसी की बेइज्जती करता तो इसी तरह करता। खबर ये है जी कि आपने बता दिया जेडी वेंस। चले बता दें फिर क्या। ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जेडी वैंस उनके घर है, ओहायो में उनका घर है, और वो उनका ज़ाहिर आबाई घर है, तो वो वाशिंगटन में रहते हैं इस वक्त। उसके घर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और हमला किया, तोड़ फोड़ की, और उसके बाद बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अंदर दाखिल होने की कोशिश की, फैमिली वहाँ पे थी नहीं, और उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जो होने वाला है वो अभी तक सामने पब्लिक के पेश नहीं किया गया, उसकी डिटेल नहीं आई, तो कल तक डिटेल भी आ जाएगी। और ये अजीबोगरीब सी सूरत हाल है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो जाता है, उसके घर के ऊपर हमला हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब सेफ प्लेस नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस हमले की आड़ में और लोगों को पता चले कि बाकी अफवाहों को पकड़ के भी निकाल दिया गया, उन्हीं के खाते में ना पड़ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो या वेनेजुएला के लोगों के खाते में ना पड़ जाए। वेनेजुएला के भी जितने पंगे उन्होंने अमेरिका ने अब खोल लिए, अब तो कोई भी कर सकता है। तो नाज़रीन ये था आज का खास वीलॉग। बस अब ये देख लें जी कि आप जितनी मर्जी बदमाशी कर लें, कुछ भी कर लें, एट द एंड आप सेफ खुद भी नहीं रह सकते। तो ये सीधा सा पैगाम है इस हमले के बाद। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।